नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं जॉब विद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो रीट का पिछला पेपर है मैथ का, वो पूरा पेपर हम सॉल्यूशन सहित करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसे अंत तक जरूर देखना। वीडियो तो जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से एक लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। इस पेपर सॉल्यूशन के अलावा जो हमारे साइंस के जो मॉडल पेपर है प्लस जो मैथ की ऑनलाइन क्लासेज है वो तो रेगुलर हो रही है, आप उन्हें भी नियमित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रीट से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो अपना पेपर है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको दो घन है, दो घनों का अनुपात आपको दिया गया है। अनुपात कितना है? 27 अनुपात 64 दिया गया है, और पुच्छक के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पे बात की गई है घन की, यानी घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर ये दोनों फॉर्मूले पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो घन होता है उसका जो आयतन होता है वो तो होता है भुजा क्यूब प्लस इसका जो क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। हमें यहाँ पे आयतन दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है? 27 अनुपात 64 दिया गया है। 27 किसका क्यूब होगा? 27 क्यूब हो जाएगा किसका? 3 का, और 64 किसका क्यूब होगा? 4 का। तो यहाँ से हमारे पास से भुजा का अनुपात आ गया। भुजा का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा स्क्वायर, तो यानी 6 गुणा 3 की भुजा स्क्वायर यानी 9 अनुपात 6 गुणा 4 की स्क्वायर यानी 16। अनुपात के अंदर जो समान राशि होती है वो कट जाती है, तो यानी 6 से 6 कट जाएगा तो कितने बचेगा? 9 अनुपात 16 बच जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, 9 अनुपात 16। तो ये आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, यानी इसके लिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बस दो बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, एक तो आयतन का, ठीक है, एक क्षेत्रफल का। इसी के आधार पर आपको इसकी वैल्यू है वो रखनी थी। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए, सेकंड सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया है? ये दिया गया है 264 वर्ग मीटर आपको दिया गया है। वही आपको इसका आयतन भी दिया गया है। आयतन कितना दिया गया? आयतन दिया गया 1848 मीटर क्यूब। दोस्तों, एक बेलनाकार खंभे की बात की जा रही है, तो यानी बेलनाकार खंभा है वो ऐसा होगा बेलन की तरह। ठीक है, हमें इसकी निकालनी क्या है? हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। ये इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है? हमें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? आधार का परिमाप है। आधार इसका क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का परिमाप आपको पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। इसको गुणा किससे करना होता है? h, यानी ऊंचाई से इसको गुणा करना होता है। तो यह तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। वही बात करें आयतन की, तो आयतन होता है इसकी जो वृत्त है, वृत्त होता है प्लस इसको जो गुणा किससे करनी है? ऊंचाई से करनी है। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। गुणा किससे करना है? आपको ऊंचाई से करना है। ये बराबर में किसके? 1848 के। अब यहां से दोस्तों आपको h का मान निकालना है। अगर आपके पास r अगर त्रिज्या का मान हो तब आप आसानी से h का मान निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपके पास r होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले r का मान निकालना जरूरी है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि RH दोनों का एक बार हम कॉमन ले लें। RH को मान इसका निकालना है, तो यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई इसके अपोन में आ जाएगा, 2 पाई इसके अपोन में आ जाएगा। यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर h को क्या लिख सकते हैं? पाई r गुणा RH लिख सकते हैं। बराबर में कितना? 1848। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पे जो r स्क्वायर था हमने इसको दो जगह अलग अलग r के रूप में लिखा है। अब हमारे पास RH का मान है, RH का मान हमारे पास कितना है? 264 अपॉन 2 पाई है। जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, ये कितने बार कटेगा? 132 बार। 132 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा? तो 132 इसको 14 बार डिवाइड करेगा। ठीक है, आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 132 से इसको 14 बार डिवाइड करेगा, तो यानी r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू 14 मीटर आ जाएगी। अब आपके पास r का मान है तो आप h का मान ऊंचाई निकाल सकते हो। सूत्र किसी के अंदर आप रख सकते हो, तो हम रख देते हैं 2 पाई r h था ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो इसके अंदर हमें आर का मान हमें पता है, आर का मान हम क्या रख देते हैं इसके अंदर 14 रख देते हैं, ठीक है। ये 2 पाई, पाई का मान भी यहाँ पे हम रख देते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 22/7। दोस्तों जो हमारे पास फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करें। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर का हमने निकाल लिया 14, हमें एच ऊंचाई निकालनी है, यानी इससे कट जाएगा कितनी बार 2 बार। ऊंचाई निकालनी है तो यानी जो बाकी का जो पद है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इस तरह था, इसके बराबर में कितना था 264 था। अभी हमने आर का मान निकाल लिया है, ठीक है। आर का मान कितना आया था हमारे पास 14 आया था। इक्वेशन इस प्रकार बन गई थी हमारे पास 14 गुणा एच, ये कट गया कितनी बार 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 88, यानी कितना आ गया 88 एच आ गया। इस तरफ हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो यानी एच 1 रखना है, बाकी जो 88 है वो इस तरफ इसके अपोन में चला जाएगा, तो यानी 88 इसके अपोन में आ जाएगा। अब 88 को कितनी बार डिवाइड करें, तो अगर आप इसे 88 से डिवाइड करते हैं तो इसका बार कितनी बार बाहर चला जाएगा, ये 3 बार बाहर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर। इसका ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी, और इसकी त्रिज्या आर कितनी आई थी हमारे पास 14 आई थी। वही तो पूछा गया दोस्तों, पूछा क्या गया था कि खंबे की ऊंचाई यानी एच पूछी गई थी, तो एच हमने निकाल ली, एच कितनी आ गई हमारे पास 3 मीटर आ गई, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो रहा, आपको अगर वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक ये दोनों क्वेश्चन किए, दोनों फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला इनका पता है तो आप इसको इजीली सोल्व कर पा सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप आगे इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, तुक्का लगे तो लग जाएगा, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पा सकते इसको, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो कुछ भी इसमें ऐड नहीं था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है जो अपना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। बनानी किसकी है कि 20 छात्र है जिन्होंने जो गणित के अंदर अंक प्राप्त किए, आपको अंक दिए गए हैं। आप दोस्तों इनमें क्वेश्चन में नोट करें कि आपको जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें वर्ग है वो वर्ग अंतराल समान दिया गया है, यानी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 का आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। अब बारंबारता का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी इसमें पूछना चाह रहा है कि 0 से जो 20 तक है वो कितनी बार आ रहा है, 0 से 20 के बीच की संख्या है वो कितनी बार आ रही है। तो एक बार आप ये अंक दिए गए वो पढ़ोगे तो आप 84 के बाद में 70 के बाद में 16 आ रहा है, तो यानी एक बार तो 16 ये आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार फिर 58 के बाद में एक 6 आ रहा है, फिर 54, फिर 32, 64, 64 के बाद में 8 आ रहा है, और जैसे आप 8 के बाद में 88, 52, 28, फिर एक बार 16 आ रहा है। तो यानी किसका मतलब ये हो गया कि जो 0 से 20 का वर्ग है यानी इसकी जो संख्या है वो कितनी बार आ रही है 4 बार आ रही है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 0 से 20 तक की बारंबारता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार 20 से 40 के जो बीच के अंक है वो कितनी बार आ रही है, तो आप देखोगे कि एक बार 24 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, फिर आप जैसे आगे बढ़ते हो उसके अंदर एक 32 भी आ रहा है, 32 के बाद में 28 है और 30 है। तो यानी जो 20 से 40 तक का वर्ग है वो कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। इसी प्रकार 40 से जो 60 का वर्ग है, आप इसमें आराम से एक बार वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। जो 40 से 60 तक है इसके अंदर जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 6 संख्याएं आ रही है इसकी। 60 से 80 तक की 3 आ रही है और 80 से 100 तक की 2 संख्या आ रही है। इस प्रकार पूरी पूरी कितनी हो रही है 20 संख्या हो रही है ना। तो इसके लिए जो ये ऑप्शन किसके अंदर मैच कर रही है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपका है वो मैच कर रहा है, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल एकदम बारंबार था, यानी कितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है। समान आपको वर्ग दिए गए थे, अगर वर्ग अलग अलग दे देता तो आपको कंफ्यूज कर सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन आपको इजी दिया गया था कि वर्ग आपको समान दे दिया गया था, आपको चेक करना था सिर्फ कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही आंसर था। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको आपके जो आंसर करने हैं वो एक पाई चार्ट के आधार पर करना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पाई चार्ट बना देता हूँ, बाकी आपको दिख रहा होगा। ये इस प्रकार पाई चार्ट है जिसमें जो गणित है वो तो है 93 डिग्री। इसी प्रकार आपको विज्ञान दे रखी है, हम इसको साइंस डिनोट कर देते हैं। विज्ञान आपको 87 डिग्री दी गई है, फिर वही इंग्लिश है वो आपको 72 डिग्री दी गई है, और हिंदी है वो आपको सबसे ज्यादा 108 डिग्री दी गई है।
तो दोस्तों ये आपको पाई चार्ट दिया गया था जो सीमा ने कक्षा 6 की एक लड़की है सीमा, जिसने जो कुल अंक प्राप्त किए उनको पाई चार्ट के अंदर दर्शाया गया है। सीमा ने जो कुल अंक प्राप्त किए हैं वो कितने किए, वो किए 480। ठीक है, और अलग अलग विषयवार हमें जो ये डिग्री के अंदर बताया गया कि हिंदी के अंदर जो 480 है उनके हिंदी के अंदर जो डिग्री हुई थी उसकी वो कितनी हुई थी, 108 डिग्री हुई थी। यानी कुल तो डिग्री के अंदर तो हमें इतना दे रखा है कि यानी अलग अलग विषय में इतनी डिग्री प्राप्त हुई। अंकों में बात करें तो अंक कितने दे रखे, अंक दे रखे हमें 480। डिग्री दोस्तों कितनी डिग्री है, कुल डिग्री कितने 360 डिग्री है, और अंक हमें कितना दिया गया 480 दिया गया। यानी दोनों एक ही तो बात है। अगर सीमा ने डिग्री प्राप्त किया तो कितनी प्राप्त की है, 360 की है। अंक की बात करें तो अंक कितने प्राप्त किए, 480 प्राप्त किए। अभी दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, एक डिग्री का मान निकाल सकते हो। किस प्रकार, जैसे 10 पेनों का मूल्य है वो 20 रुपए है, तो क्या आप एक पेन का मूल्य निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो कि भाई 20/10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार सीमा ने कुल डिग्रियां प्राप्त की वो तो कितने की है, 360 की है। जो अंक प्राप्त किए वो कितने की है, 480 की है। तब क्या आप एक डिग्री निकाल सकते हो क्या। अब यहाँ से आपको एक डिग्री निकाल लेनी है, तो एक डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 360 इसके अपॉन में आ जाएगा, 360 इसके अपॉन में आ जाएगा। यानी जो डिवाइड हो रहा है उसको तो हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितने बार कटेगा, ये 12 से 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो यानी 1 डिग्री बराबर कितने अंक आ जाएंगे, 4/3 अंक आ जाएंगे। जो एक डिग्री है वो डिग्री कितने के अंक के बराबर, कितने अंक के बराबर है, 4/3 अंक के बराबर है। अभी आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सीमा ने गणित के अंदर कितने अंक प्राप्त किए। हमारे पास क्या है, डिग्री है, सीमा ने कितनी डिग्री प्राप्त की, सीमा ने कितनी डिग्री प्राप्त की गणित के अंदर, 93 डिग्री प्राप्त की है। अब हमें पता है कि एक डिग्री का मान 4/3 है, 93 डिग्री हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार, अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 20 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी प्रकार एक डिग्री बराबर 4/3 है, तो 93 डिग्री यानी 4/3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 93 से। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, यानी इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, ये कर देगा 3 1 21 बार डिवाइड करेगा। 4 की मल्टीप्लाई जब आप 21 से करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124 अंक। यानी जो सीमा ने प्राप्त किए वो कितने किए, 124 अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए अपना डी आंसर सही हो जाएगा। डिग्री इसमें मैं दे रखी है कि सीमा ने कितनी डिग्री प्राप्त की थी, 93 डिग्री प्राप्त की थी। अंक की बात की जाए तो सीमा ने कुल 124 अंक प्राप्त किए थे। तो इसके लिए अपना डी आंसर सही था। इसी प्रकार दोस्तों आपको किसी और का पूछ ले, किसी और का मतलब आपको ये ऐसा पूछ ले कि हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए थे, क्या आप बता सकते हो क्या, आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि हमें पता है कि एक डिग्री बराबर कितना है, एक डिग्री बराबर है 4/3। अब किसी से पूछ ले, चाहे आपको हिंदी के पूछे या अंग्रेजी के पूछे, साइंस के पूछे, आप सभी के निकाल सकते हो ना कितने अंक उसने प्राप्त किए। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना है, तुलना करके बतानी है कि तुलनात्मक रूप से हिंदी में है कितने अंक वो अधिक प्राप्त किए हैं। अब हिंदी में डिग्री की बात करें तो हिंदी में डिग्री प्राप्त की थी 108। कंपैरिजन किससे करना है, इंग्लिश से करना है, तो इंग्लिश में कितनी डिग्री प्राप्त की है, 72। अब दोस्तों आपके पास इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले 108 डिग्री निकालो, फिर आप 72 डिग्री निकालो, ये तो हो जाएगा। इन दोनों को अंक में बदल लो, जितना अंक आएगा उनको हम आप इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिग्री का अंतर है ना वही तो अंकों का अंतर होगा। यानी कि इसने कितनी डिग्री प्राप्त अधिक की है, 36 डिग्री हिंदी के अंदर ज्यादा प्राप्त की है, तो यानी अंक भी तो 36 डिग्री के आधार पर ज्यादा प्राप्त किए। यानी एक डिग्री बराबर कितनी है, 4/3 है, तो 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 डिग्री ज्यादा प्राप्त किया, तो यानी कुल कितने अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। 12 चौक कितना होता है 48। ये आपका किस ऑप्शन के अंदर है, ये आपका बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यानी इसके लिए आपका बी आंसर है वो सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आपको डिग्री में दिया गया था। ठीक है, आपको किसी में कन्वर्ट करके बताना था, अंक में कन्वर्ट करके बताना था। कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे पूछ किया जाता है कि आपको परसेंटेज के अंदर दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको डिग्री के अंदर दिया गया था, तो एक वर्ग की जो डिग्री होती है वो तो 360 होती है। जब प्रतिशत की बात करेगा ना तब ये कितने की करेगा, 100 की बात करेगा। तब आपको क्या करना है, 100 के आधार पर कैलकुलेट करना होता है पूरा। मैंने आपको तरीका बता दिया, तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों मैथ पेडागोजी की क्वेश्चन है। मैं एक बार इनके आपको आंसर बता रहा हूँ, ज्यादा इनके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा। जब हम ये पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी पढ़ेंगे
तब इन पे हम विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोल के आपका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की स्टिक विशेषता नहीं पूछी गई है। यानी जो बाकी आपको ए बी सी दे रखा है तो तीनों विशेषता है गणित शिक्षण के उद्देश्य की, लेकिन वे विशिष्ट होना है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो यानी इसके लिए जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है तब यह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए कोई भी क्वेश्चन हो आपके क्रम में नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है 97 नंबर तब तो ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि सी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, यानी विश्वसनीयता इसके लिए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, तो इसके लिए अपना डी ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। यानी जो आपको चारों दे रखी है ना, ये चारों ही क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी जो लिमिट है वो पूछी गई है। तो इसके लिए डी ऑप्शन यानी सी हो जाएगा, यानी जो सभी आपको दे रखी है वो इसकी सीमा हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार आप सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर एक बार जरूर कर देगा, ठीक है। और मैथ की भी क्लास हो रही है लेवल रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो आप उन्हें भी नियमित रूप से जरूर देखें। सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा में व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है, किस विधि को। तो दोस्तों जो प्रयोजना विधि है ना उसे थोड़ा सा शिक्षण के विधि के अंदर प्रयोग करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन अपना सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गणित की भाषा होती है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, गणित की भाषा मतलब कौन सी होगी, साइंस की भाषा कौन सी होगी, या पेडागोजी के संबंधित क्वेश्चन आते हैं काफी बार रिपीट होते हैं। मैंने जो आपको साइंस के जो मॉडल पेपर करवाए उनके अंदर काफी बार ये बातें मैंने आपको बताई है। तो गणित की भाषा संकेतात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर रहेगा। अगला है कि निम्न में से सही मायनों में गणित है, तो गणित तो भैया अमूर्त विज्ञान हो जाएगा, बी ऑप्शन सी होगा। अब ये अमूर्त विज्ञान क्या होता है, मूर्त विज्ञान क्या होता है, तो पेडागोजी के सेक्शन में मैं पूरा आपको बता दूंगा कि मूर्त और अमूर्त विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों हम गणित को अमूर्त विज्ञान कहते हैं, वो चर्चा वहां पे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गणित की तार्किकता की जो विशेषता है इनमें से नहीं है, तो मौलिकता नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मुख्य कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन 103 के लिए सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेत पट, यानी सी आंसर इसका सही रहेगा 104 के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 है विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए, तो यह तो विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए, तो इसके लिए 105 के लिए सी ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन हो गए मैथ की पेडागोजी को लेकर, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे मैथ की पेडागोजी से। नंबर 106 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि पूरे पेपर में से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको रूट के अंदर है -√3 दिया हुआ है, फिर प्लस एक और रूट दिया गया है, रूट के अंदर आपको 84 प्लस 18√3 आपको दिया गया है, 18√3 दिया गया और उसको आपका मान है पूछा गया कि इसका मान है वो क्या होगा। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक आप इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, आपको इसको सोल्व करने के लिए एक मानक कंडीशन बनानी होगी। मानक कंडीशन का मतलब यहाँ पे है कि जब किसी संख्या के ऊपर रूट हो, उसके अंदर एक संख्या हो, मान लीजिए कोई भी एक संख्या हो, जैसे x हो, प्लस रूट के अंदर एक संख्या और हो, मान लीजिए y हो, उसके बाहर रूट हो, तभी एक मानक कंडीशन बन जाती है जिसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको दिख रही है एक मानक कंडीशन नहीं बन रही है, तो सबसे पहले हमें इसको मानक कंडीशन बनाना होगा। मानक कंडीशन बनाने के लिए कि हमें इसी फॉर्मेट के अंदर इसको बनाना होगा, तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे √2 बनाना है। सबसे पहले हम इस रूट को सोल्व करते हैं, यानी जो आपको दिया गया है 84√18√3, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि रूट के अंदर x है, प्लस यहाँ पे 2 करना है, फिर रूट के अंदर एक संख्या और है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 2 बनाना है मानक कंडीशन के लिए। तो 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, ठीक है।
अब यहाँ पे 12 में 2 रखना है तो 9 क्या चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, तो रूट के अंदर जाएगा तो ये 3 नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये 81 हो जाएगा, क्योंकि 81 का रूट करेंगे तभी तो हमारे पास 9 आएगा। तो यानी 9 अंदर जाएगा तो 9 अंदर जाकर कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो अभी मैं इसी आधार पर इसको लिख देते हैं, ठीक है। बाहर हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया, और अंदर गया तो कितना हो गया 81, 9 का, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना था इसका 3 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 24, यानी कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारे पास मानक कंडीशन बन गई, यानी कि रूट के अंदर एक संख्या प्लस या फिर माइनस हो सकता है, ठीक है। फिर ये आपके एक अंदर रूट और होगा, रूट के अंदर कोई संख्या होगी, उसके बाद 2 होगी, तो ये मानक कंडीशन बन गई। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये कि मानक कंडीशन क्या है, क्यों हम इसको मानक कंडीशन बना रहे हैं। मानक कंडीशन बनाने के पीछे कोई तो हमारा मकसद होना चाहिए, हम क्यों इसको मानक कंडीशन बना रहे हैं। तो मानक कंडीशन इसके लिए बना रहे हैं कि मानक कंडीशन जैसी भी है ये बन जाती है, ठीक है, तो इसका आपको आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे कि यानी जो रूट के अंदर संख्या है हमें कैसे टुकड़े करने हैं कि जब हम गुणा करें तब तो ये संख्या आ जाए, अगर इनको जोड़े तब ये संख्या आ जाए, ठीक है। यानी कि जब गुणा करें तब तो ये संख्या आ जाए, जब उनको जोड़ करें तब ये संख्या आ जाए। ऐसे टुकड़े से क्या होंगे, तब भी हमने जो मल्टीप्लाई किया था 81 का 3 से मल्टीप्लाई किया था, तब गुणा करने पर तो यही आया था, ठीक है। और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो यानी इसके टुकड़े कितने हो गए 81, और एक कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, रूट करना है। और यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। इसका 9 का रूट कितना आ गया, 81 का रूट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस ये रूट का 3 रहेगा। यानी जब भी हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार के टाइप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 9 प्लस रूट 3। कैसे आया मैंने आपको बता दिया कि जब ये संख्या होगी ना, रूट के अंदर रूट वाली जो संख्या होगी हमें इस कैसे टुकड़े करने हैं, जब गुणा करें तब तो ये आ जाए, ठीक है, और इसको जोड़े तब ये आ जाना चाहिए। बड़ी संख्या वो पहले लिख देंगे, दोनों के ऊपर रूट लिखना है, जो चिन्ह है वो चिन्ह का चिन्ह लिख देंगे, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद के अंदर, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे, जो रूट निकल रहा है उसका तो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज वैसा का वैसा लिखते हैं। यानी जब इसको हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस रूट 3। अब इसको हम सोल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 9 प्लस रूट 3। क्या आप इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, पूरा हमने रूट से तो सोल्व किया था, यानी इसको हटाने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे कितना है, माइनस का रूट 3 है, ये किसका है प्लस का रूट 3 है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे ना। कटने के बाद में क्या बच गया, ये बच गया सिर्फ है रूट 9। अब आपको पता है कि रूट 9 है, किसका होता है, किसका रूट है, ठीक है, इसका रूट क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ये आपको बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, इसके लिए बी ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप साथ साथ में एक बार देख लीजिए, साथ साथ में आप करते भी चले इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको के का मान निकालना है और आपको क्या दिया गया है 4 की पावर 97 आपको दी गई है, फिर माइनस है 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर आपको दी गई है 95, आपको बराबर में दिया गया है के की पावर के गुणा 4 की पावर 95। यहाँ पे आपको के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए यानी जो संख्या बराबर में उसको सोल्व करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे जो के से गुणा है इसको भी हमें हटाना होगा। के से कितना गुणा है 4 की पावर 95, यानी दोनों तरफ हमें ऐसा सिस्टम बिठाना हो जाएगा कि ये 4 की पावर 95 कट जाए और ये मान भी हमारा सोल्व हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सभी जो पद है वो 4 की पावर 95 से बड़े हैं, ये 4 की पावर 95 तो है कम से कम, यानी से हम 4 की पावर जो 95 उसको कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 95 जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितने बच जाएगा 4 की पावर 2 बचेगा, माइनस 4 की पावर 1 बचेगा, ये तो पूरा पद ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। इस तरफ क्या है के की पावर 4 की पावर के गुणा 4 की पावर 95, तब ये 95 से 95 कट जाएगा, पावर से पावर ये कट जाएगी, ठीक है। 4 की पावर 95 दोनों कट गए, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर में क्या है के, ये कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13। ये आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है, जिसका आपका सी आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आपको सिर्फ कॉमन लेना था इसमें से। बार बार इजी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं सभी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा
इनको समझ पा रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन आपके आगे आसान हो रही है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे हो रहा होगा तो मैं एक बार लिख भी लेता हूँ। 4 की 5, ठीक है, फिर 5 एक माइनस 6b माइनस 2 ए भी आपको दिया गया है, बराबर में पूछा गया है। इसके लिए दोस्तों आप दो काम कर सकते हो। पहला तो आप ये कर सकते हो कि जो आपको ऑप्शन है आप ऑप्शन को सोल्व कर लीजिए, ए को सोल्व कीजिए, बी को सोल्व कीजिए, आपकी जो इच्छा वो कर लीजिए। आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है उस ऑप्शन को सोल्व कर लीजिए। लेकिन कई बार हो सकता है कि हमने 3 ऑप्शन कोई भी सोल्व कर लिए, लास्ट वाला आंसर हो तो हमारा टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से सोल्व करने के लिए अब जैसे हम देखेंगे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों में से एक कॉमन ले सकते हैं, एक तो प्लस क्या ले सकते हैं 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 5 एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। आगे बढ़ता हूँ, इन दोनों में से बी कॉमन है तो मैंने बी ले लिया एक, तो फिर 2 भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मान किसका बचेगा 3 बचेगा, ये किसका बचेगा प्लस का बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस गया तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया, बी भी मैंने ले लिया, तो यहाँ पे हमारा ए बच गया। अब यहाँ पे हम वापस कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं a प्लस 3 ले सकते हैं। दोस्तों ये प्लस के अंदर है, कोई भी आगे पीछे लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a प्लस 3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 5a माइनस 2b बचा है। 5a माइनस 2b बचा है, तो किसके अंदर है, कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है, डी ऑप्शन के अंदर दिया गया। तो आपका डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नंबर 109 काफी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट निकालना है। अब आपको क्यूब रूट भी नहीं आता तो भैया इसमें तो क्या हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है 1, ठीक है। क्यूब रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है 8/1000 दिए गए, फिर प्लस है और 3 इसके क्यूब रूट के अंदर हमें क्या दिया गया 192/3 दिया गया। अब यानी इस पद का हमें क्यूब रूट निकालना है, इस पद का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब जो संख्या है जो वैल्यू कट रही है उसको पहले हम काट देंगे, ये इसको डिवाइड करेगा 125 बार, ठीक है। और ये कितने बार गया 6 बार, 12 और 4 यानी कितना बच गया 64 बच गया। यानी यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचा है 1/1.53, ठीक है। क्यूब रूट किसका है 125 का, और यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास बच गया 64 है। दोस्तों किसी संख्या पर रूट का मतलब होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी उसकी पावर कितनी है संख्या की 1/2। इसी प्रकार रूट के बाहर 3 हो तो यानी इसका मतलब हो जाता है उस संख्या की पावर है कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो उसी प्रकार 125 के बाहर 3 है तो यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की क्यूब लिख सकते हैं। बाहर 1/3 होने का मतलब उस संख्या पे कितना है 1/3 है। मैंने घातांक आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो यानी कि ब्रैकेट के अंदर बाहर जो घातें होती है हमेशा क्या होती है गुणा होती है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 की घात 1 बचेगा। तो 125 के ऊपर से क्यूब रूट हटेगा तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे कितने की क्यूब रूट है ये 64 गया, तो 64 है किसका क्यूब है, आपको पता है कि 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा, प्लस में कितना है 4 है, 5 + 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 अपना आंसर होगा। तो 9 आपको किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर दे रहा है, तो यानी ये ऑप्शन इसके लिए अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 के लिए 9 आंसर आएगा जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x - y का मान निकालना है। x - y का मान निकालने के लिए कम से कम आपके पास x और y दोनों का मान होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको x और y का मान निकालना है। तो आपको इक्वेशन क्या दी गई है, आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x - 3y, ये कितना दिया गया 79, और एक इक्वेशन दी गई है x + 6y, और ये बराबर में आपको कितना दिया गया 47 दिया गया। सबसे पहले आपको x और y का मान निकालना है। आप या तो दोनों इक्वेशन से पहले x का मान निकाल लीजिए या फिर आप y का मान निकाल लीजिए। a का मान निकालने के बाद आप दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं कि पहले यहाँ पे y का मान निकाल लेता हूं, यानी इसके लिए हमें x को कैंसिल आउट करना होगा। यानी इस इक्वेशन को हम क्या करें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को, तब यहाँ पे ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2x है प्लस कितना हो जाएगा 12y, प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 94, इसका गुणा में आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 2x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, तो हमें क्या करना है, अगर हम घटा दें, ठीक है, तब ये कैंसिल आउट होगा। यानी इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन घटा देते हैं। दोस्तों काफी बार आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आपने काफी बार ये पहले पढ़ रखा होगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 12, ये माइनस का 3 है, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 15। और ये माइनस का 94 है, इससे 79 से घटेगा तो कितनी बार आ जाएगा, इससे माइनस का यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि ये घट नहीं रहे, दोनों इक्वेशन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन अब हम जोड़ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से हमें घटा दी, तो घटाने के बाद में इसका योग हो रहा है, यानी माइनस का 2 से प्लस 2 घट गया। ठीक है, इस प्रकार ये इक्वेशन चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, y तो इस तरफ ये 15 से 15 डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 है तो आप किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। जब हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई है तो आप इसे किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान आ जाएगा, y की वैल्यू 1 है, चाहे तो आप इसके अंदर रख दीजिए, आप इसके अंदर रख दीजिए। y की वैल्यू 1 हम इसके अंदर रख रहे हैं, तो ये कितना है, 2x है, माइनस 3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरफ कितना है, 79। ये इस तरफ जाएगा, ब्रैकेट के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, इसके अंदर ऐड होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आ गया, 41। x का मान 41 है, y का मान 1 है, तो हमें पूछा क्या गया, x माइनस y तो पूछा गया है, यानी 41 से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 इसका आंसर आ जाएगा भैया। 40 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, आपको दिया गया है ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है, यानी ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो इक्वेशन थी, इससे आपको पहले x या y का किसी एक का मान निकाल के फिर आपको दूसरे का मान निकालना था। दोनों में से, ठीक है, दोनों में से x और y का मान निकालने के बाद में इन दोनों इक्वेशनों में से x और y है वो घटानी थी। ठीक है, x और y का आपको मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। 111 है जिसके अंदर आपको दिया गया 3x प्लस 5 की आपको स्क्वायर दी गई है, माइनस दिया गया आपको 60x दिया गया है, और पूछा गया है कि भैया ये किसके बराबर है, इसको सोल्व करके बताना है। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि जब भी आपको a प्लस बी की आपको स्क्वायर करनी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ये सर्वसमीकरण से है, तो मैं आपको सर्वसमीकरण में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्या पूछा है, अगर दोस्तों ये है a माइनस बी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास यही तो दिया गया है, यानी ये वैल्यू a के बराबर है, ये वैल्यू b की बराबर है, इसकी स्क्वायर दी गई है हमें। ठीक है, इसकी स्क्वायर होल स्क्वायर दी गई है, तो हमें इसको सोल्व करना है, तो यानी हम क्या करेंगे, a की स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर है प्लस b की स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखेंगे 25 प्लस 2 यानी 5, 2a यानी 3x है, गुणा b यानी 5 है, माइनस कितना है भैया 60x है। इसको पद को हम सोल्व करेंगे तो ये 6 5 30 और ये x इससे गुणा हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30x आ जाएगी। अब आप देखोगे कि ये 30x प्लस का है, ये 30x माइनस का है, तो बचेगा ये घट के कितना बचेगा, यहाँ पे किसका बचेगा, माइनस का 30x बचेगा। यानी इसको हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। हम देखें किसी ऑप्शन के अंदर हमें ये वैल्यू दी गई है, किसी के बराबर मान दिया गया है, ये हमें अभी तक नहीं दिया गया, तो यानी इसको आगे थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। आगे दोस्तों थोड़ा सा आप देखो कि ये क्या बन रही है, ये तो बन रहा है कि अभी हमने सोल्व किया था, इसको हमने सोल्व किया था, क्या आया था 9x स्क्वायर है प्लस 25 प्लस 30x आया था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 30x आ रहा है, यानी यहाँ पे जो आ रहा था वो तो आ रहा है प्लस 30x, यानी इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब क्या आ रहा है, माइनस से 30x आ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना, तो यानी कि जब इसको सोल्व करते हैं तो प्लस 30x आता है, जब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस 30x आएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, तो यानी किसकी वैल्यू बराबर हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बराबर हो रही है ना, यानी कि यह पद किसका है, a माइनस बी की होल स्क्वायर के बराबर ये पद आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे कितना है 3x है, b कितना है 5 है, किसका है हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। यानी अब 3x माइनस 5 की होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये हमारा क्या दिया क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें दिया गया क्या, ये हाँ ये आपको बी ऑप्शन के अंदर दिया गया,
यानी जैसे हम इसको आगे सोल्व और करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा और आपको बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर यही बात हमें ऐसे दी गई है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया हो माइनस 2ab आपको दिया गया हो तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। वही तो हमने किया, इसको हमने इसी फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है, तो इसके लिए अपना बी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अच्छी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसके अंदर आपको क्या करना था, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 पूछा गया है। कोई संख्या खुद का हमेशा 100% होती है, यानी 10 है, 10 का 100% कितना होगा, 10 होगा। या इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 10 का 10 है ना वो हमेशा 100% होगा। या 50 का 100% 50 होता है, इस बात को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि 50 का 100% है कितना होगा, 50 का 100% 50 ही होगा। वही दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, आपको पूछा गया था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा। तो खुद का तो खुद कितना होता है भैया, 100% होता है, ठीक है। तो वही तो आपको पूछा गया था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, यानी 80 संख्या दी गई है और 80 पूछा गया है कि 80 का 80 कितना प्रतिशत है, तो खुद का तो खुद कितना होगा, 100% ही होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछ लेता कि 80 का, ठीक है, 80 का 80% कितना है, यहाँ पे आपको प्रतिशत ही पूछ लेता कि 80 का 80% कितना है, तब आपको क्या करना था, का मतलब होता है गुणा, 80 गुणा 80। आपको प्रतिशत हटाने के लिए 100 को उसको डिवाइड करना, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए, तब हमारे पास मान क्या था, 64 आता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि 80 का 80 कितना प्रतिशत है, ठीक है। खुद का तो खुद कोई संख्या 100% होगी, तो इसके लिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको एक टेलीविजन विक्रेता ने बता रखा है कि टेलीविजन विक्रेता ने दो जो अपने टेलीविजन है वो किसके आधार पे बेचे हैं, 9,600 रुपए के आधार पर बेचे हैं, ठीक है। एक पे तो उसको क्या हुआ, 20% का लाभ कमाया उसने, और वहीं दूसरे पे क्या हुई, उसको 20% की हानि हुई है। और पूछा गया कि इस पूरे सौदे के अंदर कुल कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप अगर पहले कंपटीशन की गेम पे तैयारी की है, आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और ये डायरेक्ट आपको कुछ लंबे चौड़े इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जब भी दो वस्तु बेची जाती है उसमें एक तो समान दर से लाभ हो, दूसरे समान दर से हानि हो, तो इस प्रतिशत के सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और हानि होगी वो निकालनी कैसे है, यानी जो भी दर है, यानी लाभ हानि कितनी दर की हो रही है, 20 की हो रही है, तो इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, भाग किससे करना है, 100 से करना है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, डिवाइड किससे करना है, 100 से, 2 0 से 2 0 कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो यानी 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब दो वस्तु बेची जाती है, एक में समान लाभ हो समान हानि हो, इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होगी। वो निकालनी कैसी है कि आपको जितने भी प्रतिशत लाभ हानि हो रही है तब उसका उतना प्रतिशत का हमें क्या करना है, स्क्वायर, 100 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको दोस्तों आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं पूरा सोल्व नहीं करके बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि आपको इसको सोल्व कैसे करना है। जैसे कि वो 196 में बेचने पर हमारे पास क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो यानी कुल वस्तु कितने की होगी, 120 की हो गई। वही 20% की हानि हुई, तो यानी 196 में जब हमने इसको बेचा तब हमारे पास क्या हुआ, वस्तु कितने की होगी, 80% की होगी। यानी ये वस्तु 9600 की कितनी की हो रही है, 120% की हो रही है, तो इसको हम 100% निकालेंगे। जब ये हमने 9600 में बेचा तब ये सेकंड वस्तु 80% पे आ गई, तो हमें 80% ये है तो इसका हम 100% निकालेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर आपको दोनों को ये जोड़ देना है, फिर ये जोड़ देना है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं दोस्तों जब आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो पूरा बेसिक से कराऊंगा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की हमारे पास कमी है, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। बाकी प्रतिशत को पूरा आपको हर एक डिटेल में बारीक से बताऊंगा, आप छोटी छोटी बातें मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर है वो 16 दिन में कर सकते हैं।
तो वही लक्ष्य 4 दिन में करने के लिए हमें कितने मजदूर चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इस प्रकार है, आपने पढ़ा होगा MDH मसाला आता है ना, अपॉन किसका भाग देना होता है, वर्ग का भाग देना होता है। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन होगी, MDH2 H2 बट्टा वर्ग 2। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मजदूर दिन है, ठीक है, कोई काम है उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रिक होती है, वो क्या होती है, MDH यानी मजदूर या आदमी, मैन, ठीक है, दिन, ठीक है, दिवस, कार्य दिवस, घंटा, हाउस, वर्ग कितना है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक काम करने के लिए, थोड़ा सा कि एक लक्ष्य यानी एक काम को 6 मजदूर 16 दिन में करते हैं। यहाँ पे हमें घंटे नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ से हम घंटे हटा देंगे। कहीं पे आपको घंटे नहीं दिए जाते हैं, कहीं पे आपको दिन नहीं दिए जाते, तो आप हटा सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ क्या है, तो क्या करते हैं, काम को 6 मजदूर 16 दिन में काम को करते हैं। उसी तरह आपको बताना है कि यही लक्ष्य है, वह लक्ष्य यानी काम तो यही रहेगा, एक काम रहेगा, और 4 दिन में, यानी दिन कितने दिए गए, हमें 4 दिए गए हैं, तो कितने आदमी चाहिए, हमें मैन पूछा गया है कि वही काम है 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी हमें चाहिए। तो अब दोस्तों एक से तो एक हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन इस प्रकार बन गई, यानी इस इक्वेशन के इक्वल हमें ये इक्वेशन दी गई। यहाँ से हमें मैन एम का मान निकालना है, जिस प्रकार हम एक्स का मान निकालते हैं उसी प्रकार एम का मान निकालेंगे, यानी जो इसकी गुणा में संख्या है वो इस तरफ भाग में आ जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 बार 6 को इसके मल्टीप्लाई करेगा तो एम बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी वही काम है, ठीक है, 4 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितने आदमी चाहिए, 24 आदमी चाहिए। 24 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, सी ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है, तो उसके लिए आपका सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दें। मेहनत बेकार जा रही है, आपके काम आ रही है, पता तो चले हमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका मूलधन पूछा गया है। जब दोस्तों हम साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज यानी ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। गुणा के अंदर है, किसी को आप पहले गुणा कर दो, किसी से आपको बाद में गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने का। लेकिन जब हमें मूलधन निकालना हो या समय निकालना हो तो बाकी संख्या इस तरफ आ जाएगी। यानी हमें मान लीजिए कि हमें मूलधन निकालना है यहाँ पे, तो मूलधन तो एक तरफ रख लेंगे, तो ये ऐसा है कि गुणा में आ जाएगा 100, यानी ऐसे मल्टीप्लाई 100 अपॉन में इसके क्या होगा, तो ये जो ऊपर की संख्या वो इस तरफ जाके अपॉन में आ जाएगी, तो समय और गुणा दर आपके क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पे हमें दर कितनी दी गई है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दर दी गई है 8% है, 8% दर दी गई है। टाइम हमें कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है, और वही आपको ऐसा यानी साधारण ब्याज दिया गया है 640 रुपए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, मूलधन निकालना है, ठीक है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो ऐसा ही आपको कितना दिया गया है, 640 दिया गया है, गुणा आपको 100 से करना है, अपॉन में कितना है, दर दी गई 8%, टाइम कितना दिया गया, 5 दिया गया, यानी 8 गुणा 5। अब जो संख्या कट रही है काट देंगे, ये कितने बार आप डिवाइड हो गया, 8 से ये कितने बार हो गया, 20 से, यानी ऊपर क्या बचा 80 गुणा 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 1600 रुपए। मूलधन कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। किस ऑप्शन के अंदर, आपकी बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 1600 रुपए हो जाएगा। दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, सेकंड लेवल के लिए मैं थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा अभी टाइम कम मिल रहा है, जैसे मैं टाइम मिलेगा मैं पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन नंबर 116 में आपको दिया गया है कि किसी स्कूल के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या है वो प्रति वर्ष 10% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है, और ये संख्या दी गई आपको कि 2016 के अंदर ये संख्या थी 1500, और हर वर्ष 10% का लक्ष्य रखा गया, और आपको पूछा गया कि 2018 के अंदर ये जनसंख्या, ये जो संख्या विद्यार्थियों को कितनी पहुंच जाएगी। हर वर्ष से 10% बढ़ेगी, तो यानी 2017 के अंदर ये 10% और बढ़ जाएगी। ठीक है, 2017 के अंदर 10% बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 1500 का हमें 10% निकाल लेना है। 1500 का 10% आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी 2016 में जो संख्या थी वो 2017 में 150 और बढ़कर कितनी हो जाएगी,
1650 हो जाएगी, 10% बढ़ रही है। फिर यानी 2017 के बाद में 18 तक ये 10% एक बार और बढ़ेगी, तो इसका हमें 10% और निकाल लेना है। तो इसका 10% इसी तरीके से निकालेंगे, 1650 का 10% भाग इसका कितना है, 100 है, तो ये इसमें कितना ऐड हो जाएगा, प्लस 165 ऐड हो जाएगा, 165 ऐड हो जाएगा, यानी 2018 के अंदर ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 165 ऐड कर देंगे तो ये 1815 हो जाएगी। तो यानी इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1815 हो जाएगा। तो आपको बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा नियम लागू होगा, नियम पूछा गया है वो आपको बताना है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना भी देता हूं। डायग्राम आपको इस प्रकार दिया गया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको ये एंगल दिया गया 75 और ये एंगल भी दिया गया 75। ये आपको 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और पूछा गया है कि आप पे जो सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लागू होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होंगे तो यानी ये कोण भी बराबर होगा और ये कोण भी बराबर होगा। इसके अलावा जो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर हो गए, ये कोण भी बराबर है, ये कोण बराबर है, एक इसको भुजा दे रखी है, तो यानी यहाँ पे दो तो एंगल कोण बराबर हो रही है, एक साइड बराबर हो रही है, तो यहाँ पे जो सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लागू हो जाएगा, यहाँ पे लागू हो जाएगा भुजा। यहाँ पे दो एंगल है तो यानी कोण भुजा कोण नियम लागू हो जाएगा। दो कोण है तो यानी दो कोण एक भुजा, तो यानी यहाँ पे कोण भुजा कोण नियम लागू हो जाएगा। इस डायग्राम के आधार पे हमें बताना था, तो इसके लिए जो आपको कोण भुजा कोण किसके अंदर दिया गया तो डी ऑप्शन के अंदर दिया गया, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसके अंदर ए बी है, ये ए सी डी एफ ई, ठीक है। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि आपको असमान संपूरक कोण बताने हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको संपूरक कोण पता होना चाहिए कि जिन कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं उन्हें हम आपस के अंदर संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कोण संपूरक हो जाएंगे। ये भी 90, ये भी 90 है, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया कि असमान संपूरक कोण का सही युग्म आपको बताना है, तो यानी कि ये कोण तो हम ले नहीं सकते, तब हम क्या ले सकते हैं, एक तो ये कोण ले सकते हैं, ये कोण ले सकते हैं, दोनों का योग तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे जो कोण होते हैं एक तरफ उनका योग 180 डिग्री होता है, ये भी 180 डिग्री, ये भी एक 180 डिग्री, यानी एक तो ये कोण ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, ठीक है। दूसरा एक बार ये ले लेंगे और इसी के साथ ये कोण ले लेंगे, तो यानी ये दोनों कोण असमान संपूरक हो जाएंगे और इसी प्रकार ये भी असमान संपूरक हो जाएंगे। यानी ये कोण क्या बन गया, ये आपका बन गया बी एफ ए, इसी तरफ बी एफ डी, बी एफ डी। नीचे की तरफ देखें तो ये बन गया आपका ए एफ ई और ई एफ डी। ये दोस्तों आपको जिसके अंदर दे रखे हैं, जिस ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तो ये आपके सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया और पूछा गया, बताया गया कि इसकी दो भुजाएं समांतर है। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर जो कि क्रमशः 10 और 16 है, यानी ये और एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर है, ये तो होगी 10 से ये होगी 16। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया 78, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी बीच की जो ऊंचाई है ये हमें पूछी गई है, बीच की ऊंचाई हमें x है वो पूछी गई है। दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई किससे करना है, h से करना होता है। समांतर भुजाएं कितनी है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 + 16 से कितना हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई में कितना 1/2, यहाँ पे कितना h, ये किसके बराबर है, 78, ये में दिया गया क्वेश्चन के अंदर। अब जो संख्या इकट्ठी है उनको काट देंगे, ये किससे डिवाइड हो गया 13 से, यहाँ पे कितना बचा 13, तो इस तरफ बच गया 13h, ये बराबर में क्षेत्रफल इसका कितना था 78 था। h का मान निकालना है, 30 को कितने बार डिवाइड करेगा, 6 बार डिवाइड करेगा, तो यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे कितने में दिया गया, इसमें सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर होगा, तो यानी ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दी गई है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है पेपर का कि आपको 56 सेंटीमीटर वाला एक व्यास दिया गया है और इसका जो अर्ध परिधि पूछी गई है, इसकी अर्ध परिधि कितनी होगी वो बतानी है आपको। एक वर्ग का व्यास यानी 2r, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ये आपका व्यास होता है डायमीटर। ये 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी 28 हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी 28 हो जाएगी। वर्ग की परिधि का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, 2πr होता है। आधे भाग की पूछेगी, ये आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से कटेगा तो कितनी आ जाएगी πr आ जाएगी। पाई का मान 22/7 होता है, r का मान हमारे पास कितना है 28 है, तो ये से डिवाइड होकर कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा। 22 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 88 मीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर के अंदर दिया गया तो 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूशन था कि आपको व्यास दिया गया था 56 सेंटीमीटर, आप इसको त्रिज्या में बदलनी थी। जितना भी इसका जो डायमीटर यानी जो इसकी परिधि आ रही है, परिमाप आ रहा है, उसको आपको आधा करना है, 88 वो आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों पूरे हमने 30 के 30 क्वेश्चन है वो सोल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको है अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर प्लीज आप जरूर करना। और मैथ की जो रेगुलर क्लासेज है उन्हें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।